Hello, welcome student. Today we will understand French Revolution chapter from 9th class. लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टडी की थी बेटा इसके बारे में कि सोसाइटी के अंदर लोगों ने लुइस 16 का अपोज किया था। क्यों किया था? उसके लिए ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल थी। ट्रेजरी इम्पिटी ट्रेजरी के लिए अमेरिका के साथ उन्होंने जो फ्रेंच ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट, जिसके कारण फ्रांस की ट्रेजरी खाली हो गई थी और उस ट्रेजरी को फिल करने के लिए जो टैक्स इम्पोज हुए थे वो सब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण हुए, क्योंकि उनकी सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। उन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे रिवोल्ट ऑफ 14 जुलाई 1789। तो 17 जुलाई 1789 में एक रिवोल्ट हुआ था। उस रिवोल्ट में क्या हुआ? उस रिवोल्ट में उस सोसाइटी में ये रूमर्स फैली हुई थी, ये अफवाहें फैली हुई थी कि उनका जो राजा है वो लोगों को हरासमेंट दे रहा है। इट मीन्स लोगों को परेशान कर रहा है, उनके ऊपर अटैक कर रहा है। फॉरेस्ट या विलेजेस इन सभी को वो जला रहा है। ये सारी अफवाहें लोगों के अंदर फैली हुई थी। आफ्टर दैट 7,000 men and peoples gathered in town hall and this decided to break the government building. 7,000 के आसपास वहां पे इस अफवाह के विरोध में men and women इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग को ब्रेक डाउन करना है। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बास्तिल प्रिजन को, किला था ये जहां पे लोगों को अरेस्ट किया हुआ था, जेल में रखा हुआ था, उसके ऊपर अटैक किया और बास्तिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय करके अपने प्रिजनर को रिलीज करवाया। इट मीन्स अपने साथियों को वहां से आजाद करवा दिया। उस टाइम वहां बास्तिल फोर्ट का जो कमांडेंट था वो उसके अंदर मारा गया और लोगों ने वहां पे फ्रीडम का राइट्स लेने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और ये जो इवेंट स्टार्ट हुआ था, इस इवेंट्स का एंड हुआ एग्जीक्यूशन ऑफ ए किंग, राजा की फांसी पे लटकाए जाने तक इसका एंड होता है। किसका? 17 जुलाई 1817 को, सॉरी 17 नहीं बेटा 14 जुलाई 1789 को जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उसका एंड कब होता है? जब उस राजा को फांसी पे लटकाया जाता है, उस टाइम तक ये रिवोल्ट चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इमेजिंग एंड एंड ऑफ प्रिविलेज। मिडिल क्लास के लोगों ने विशेष अधिकार के अंत, विशेष अधिकार देखे। क्या है ये विशेष अधिकार? हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी बेटा, आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत इजी है ये और इंटरेस्टेड चैप्टर। देखिए ये सोसाइटी है और 3 पार्ट में डिवाइड है। ये फ्रेंच सोसाइटी है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट
एंड थर्ड स्टेट। इसके अंदर नोवेलिस्ट रहते थे, इसके अंदर क्लर्की रहते थे, और थर्ड स्टेट्स में पीजेंट्स, वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन थे उनका इसी कैटेगरी में नंबर था और इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। दे हैड टू पे एनी टैक्स, टाइड और टाइथ, दो टैक्स हमने पढ़े थे। उन दोनों टैक्स को पे करने वाला जो ग्रुप था वो यही था। इन दोनों ग्रुप्स को किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, इसलिए इनके पास जो प्रिविलेज राइट्स थे ऑन द बेस ऑफ ए बर्थ बेस पे जो राइट्स इनके पास थे उनका अपोज करने के लिए मिडिल क्लास के लोगों ने अपराइजिंग शुरू किया। रिवोल्ट का अपराइजिंग शुरू करने वाले मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास में आप लगाएंगे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट, लेबर्स और दूसरे जो वर्कर्स थे किसी भी प्रकार के, वो सारे के सारे मिडिल क्लास में थे। इट्स ओके। मिडिल क्लास ग्रुप wanted to reduce prevailing rights. They oppose the prevailing rights, those were on the base of a birth. इसके लिए उन्होंने डिमांड की, वो डिमांड थी इक्वलिटी, फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि बराबर का अधिकार चाहिए सभी को, किसी भी पॉइंट्स पे उनको अपॉर्चुनिटी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, इनके पास स्कोप नहीं था, इसलिए इनकी जो अपॉर्चुनिटी थी उनको खत्म करना चाहते थे। ये डिमांड थी किसकी? मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में इट मींस थर्ड स्टेट्स के लोग। ओके, यहाँ पे फिलोसफर का नाम आया बेटा आपके पास। देखिए फिलोसफर कौन थे उस टाइम के? जॉन जोस्को, जॉन लॉक, जीन जेस्को, रूसो। और मांटेस्को। अब आपने रूसो का नाम सुना होगा बेटा। अभी 2 या 3 साल पहले हमारे पास जो हाउस डिवाइडेड थे उनका नाम रूसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये नाम थे। तो ये सारे नाम आप लोगों को नहीं पता, बट किसके नाम पे थे? ये फिलोसफर के नाम से। जो वर्ल्ड में फिलोसफर हुए हैं, फिलोसफर कौन होते हैं? फिलोसफर होते हैं जो सोसाइटी में आने वाले टाइम में जैसे जैसे चेंजमेंट आएगा वो इन्हीं फिलोसफर के द्वारा दिए हुए आइडियाज पे चेंजमेंट आएगा। पहले मोनार्की सिस्टम था, उसके बाद में डेमोक्रेसी सेट करने के लिए इन फिलोसफर ने अपनी फिलोसफी देना शुरू कर दी और फिलोसफर की फिलोसफी को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे सोसाइटी मोनार्की सिस्टम से हट करके डेमोक्रेसी में चले गई। तो ये जो फिलोसफर थे, यहाँ पे 2-3 फिलोसफर का नाम विशेष करके आता है। फर्स्ट तो है जॉन लॉक और सेकंड है जीन जोस्को रूसो और थर्ड है मांटेस्को। तो इन्होंने क्या किया था? जीन जोस्को रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी। जीन लॉक का बेटा
जॉन लॉक ने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये ट्रीटी थी, ये ट्रीटी किसके द्वारा लिखी हुई थी? जॉन लॉक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम था। इसके अंदर इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का अपोज किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन होता है बेटा कि जब राजा होता है वो अपने आप को भगवान की शक्ति मानने लग जाता है और वो बताता है कि इस गॉड ने हमें ही यहाँ पे राज करने के लिए भेजा है, हम ही इसके लिए कैपेबल हैं, इसलिए वो अपने आप को भगवान समझ करके सारे राइट्स को अपने हाथ में ले लेता है। इसी को उसने जॉन लॉक ने कहा है डॉक्ट्राइन ऑफ ए डिवाइन। याद रखिए बेटा, जॉन लॉक की जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में उसने किसका जिक्र किया है, किसका अपोज किया है? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। ये इसका अपोज करता था, यानी कि इसके विरोध में। तो जब राजा अपने आप को देवी अधिकार समझता है, भगवान की शक्ति समझता है, तो लोगों ने उसका अपोज किया। किसको फॉलो करते हुए? ये जॉन लॉक के फिलोसफर को फॉलो करते हुए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जीन जस्को रूसो। रूसो नाम आ सकता है या जीन जस्को उसका पूरा नाम था। तो रूसो ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का जिक्र आगे आएगा बेटा, बट यहाँ पे उसने जिक्र किया है कि जो गवर्नमेंट और पीपल और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसमें गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए उसने अपने फिलोसफी देना शुरू कर दिया, अपने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। किसके बारे में? कि पब्लिक होती है और वो जब इलेक्शन में, क्योंकि मोनार्की सिस्टम में भी कुछ लोगों को इलेक्ट करके भेजा जाता था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम की भी बात है, जब भी अब हम इसको आगे स्टडी करेंगे कि कैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे, उनको वोट देते थे। तो यहाँ पे बताया है कि जो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये बात किसने बताई थी? रूसो ने बताई थी। जैसे आज हम उसको फॉलो करते हैं, हमारे और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में गवर्नमेंट होती है, यानी कि हम इलेक्शन में उनको विनर करते हैं और वो जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट हमारे जो अधिकार होते हैं उसके लिए कोई भी लॉ इनेक्ट करते हैं। ओके, अगला पॉइंट इसमें आता है बेटा मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू अपने आप में एक दूसरा फिलोसफर हुआ है बेटा। इसके अंदर इसने पुस्तक लिखी है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर उसने एक विशेष फिलोसफी दी है, और उस फिलोसफी को आज भी हम फॉलो करते हैं। उसने गवर्नमेंट को 3 जगह डिवाइड किया है। जो हम गवर्नमेंट की पावर्स को उसके ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं, जो हम पॉलिटिकल साइंस की बुक में कई बार स्टडी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट से के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है बेटा जुडिशरी। ये इसके बारे में हमने काफी स्टडी कर ली। तो ये जो फिलोसफी थी, ये जो आइडियाज थे वो किसके थे? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्पिरिट ऑफ ए लॉ। इस पुस्तक में उसने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स डिसाइड किए थे और उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो यहाँ पे हमें समझ में आया है कि इन लोगों की फिलोसफी से आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, और उनकी फिलोसफी को हमारे लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। अब देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है उसको आज हम नहीं मानते हैं,
उसको हम अपना सर्वेंट मानते हैं, उसको हम उनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारे लिए सर्विस देते हैं, तो वो हमारा एक तरह से सर्वेंट का काम करते हैं। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का अपोज किया था, वो आज हमारे पास है। और रूसो ने जो गवर्नमेंट का आइडियाज दिया था, वो गवर्नमेंट भी आज हमारे पास है। मॉन्टेस्क्यू ने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स बता करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो भी आज हमारे पास। इट्स ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है वो सुनिए, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। कैसे शुरुआत हुई बेटा रिवॉल्यूशन की? देखिए, शुरुआत हुई थी, इसके लिए पॉइंट था टैक्स, इंक्रीज टैक्स। बट ये इंक्रीज क्या हुआ टैक्स, अपने आप नहीं लगाते थे। मोनार्की हैड नॉट पावर फॉर दिस से इम्पोज द टैक्स। उसको क्या करना होता था, उसको तीनों स्टेट से, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड और थर्ड, तीनों स्टेट से स्टेट्स जनरल के लिए लोगों को वोटिंग करना होता था। स्टेट्स जनरल क्या होता है बेटा? पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं। ये पॉलिटिकल बॉडी इट मीन्स हमारे पास जैसे पार्लियामेंट है, जिसको हम संसद बोलते हैं, तो फ्रांस के अंदर उस पार्लियामेंट को स्टेट्स जनरल बोला जाता था। स्टेट्स जनरल के लिए लोगों को वोट डालने होते थे। जब कोई लॉ इनेक्ट होता था, जब कोई टैक्स इंपोज होता था, तो सभी लोगों को वोटिंग करना होता था। इसके अंदर जब राजा ने मीटिंग बुलाई 5 मई 1789 पर, पीपल्स गैदर्स एन असेंबली। असेंबली इट मीन्स स्टेट्स जनरल में जब गैदर हुए, इकट्ठे हुए, तो उस टाइम पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग तो कम थे, लेस देन थर्ड स्टेट्स। इनकी संख्या 600 के पार थी, इनकी 300 के आसपास। वोटिंग हुआ तो एक आदमी की वोट 1 वोट थी, और ये 1 वोट की जो काम था, ये प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। हमने पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा डेमोक्रेटिक फीचर्स। उस डेमोक्रेटिक फीचर्स में पढ़ेंगे 1 वैल्यू 1 वोट, यानी कि 1 वोट की कीमत 1। अब यहां पे 1 वैल्यू 1 वोट के तहत जो 1 वोट का प्रिंसिपल दिया है, वो दिया है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ये। और ये दिया है रूसो ने। अब रूसो के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, बाकी बाद में ये जो जनरल असेंबली बुलाई थी उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे वोटिंग की गई जनरल असेंबली के लिए। वोटिंग किस बेस पे हुई? 1 वोट के बेस पे। 1 वोट की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का काम, जो आइडियाज दिया था, वो रूसो ने दिया था। और रूसो ने पुस्तक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के अंदर उसने 1 वोट क्या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल उसमें इंपोज किया। और उसके बाद में यहां पे इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में थर्ड स्टेट्स लोगों की वोटिंग ज्यादा थी। इन्होंने डिमांड की थी डिक्रीजिंग द टैक्स एंड
abolition the prevailing rights, but Louis XVI rejected their proposal. उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया थर्ड स्टेट्स लोगों के प्रपोजल। अब थर्ड स्टेट्स के लोगों ने क्या किया? उन्होंने स्टेट जनरल से रिजाइन दे दिया, उसको छोड़ दिया, और बाद में उन्होंने खुद मीटिंग बुलाई। कहाँ बुलाई उसके बारे में जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।